और अब वो 5 बड़ी खबरें जिन पर बारीकी से हमारी नजर रहेगी। उसमें पहली खबर है, बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में रियासती जम्मू कश्मीर को लेकर अहम ऐलान किए गए हैं, जिनमें 370 और 35 से खत्म किए जाने की बात को दोहराया गया है। दूसरी खबर में जानेंगे कि रियासत के दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस को घेरा है। तीसरी अहम खबर यह है कि एनआईए के सामने पेश हुए उमर फारूक, एनआईए ने लंबी पूछताछ उनसे की है। चौथी अहम खबर यह है कि लेह से कराकोरम के लिए 11 बाइकर्स रवाना हुए। दरअसल हिंदुस्तानी फौज कारगिल यौम फातेह के मौके पर कई तरह के तकरीबात का एहतमाम कर रही है। उनमें से एक बाइक रैली भी है। बाइकर्स 14 दिनों के सफर में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। पांचवी और अहम खबर यह है कि रियासत में विमेन एम्पावरमेंट की सिमत में रजिया सुल्तान पेश कर रही हैं खिदमात। 35A को खत्म करने को लेकर हम तफसील से बात करेंगे। बीजेपी ने साल 2019 के लिए अपना संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी कर दिया। अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से हटाने का वादा एक बार फिर से दोहराया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर अमित शाह, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की मौजूदगी में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मैनिफेस्टो के अहम पॉइंट्स पर रोशनी डाली। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। जहां तक देश के हित में विकास को लेकर या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े निर्णय लेने की सरकार की क्षमता हो, इसलिए उसका एक थीम रहेगा बड़े फैसले लेने वाली सरकार। आपको स्पष्ट बहुमत वाली एक कोहेसिव और टेस्टेड गवर्नमेंट चाहिए या एक केओस या महामिलावट वाली सरकार चाहिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि मुल्क की सिक्योरिटी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और आर्टिकल 35A को खत्म करने की बात कही गई है। इस दौरान कहा गया कि 35A रियासत के गैर मुस्तकिल शहरियों और ख्वातीन के खिलाफ इम्तियाज बरतता है। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट डाल रहा है। इसलिए बीजेपी अपनी 370 और 35A को खत्म करने के पुराने स्टैंड पर कायम है। दोनों आर्टिकल को खत्म किया जाएगा। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। कुछ अहम काम कर ले, पूरा कर ले, इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं कि 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को सच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की वादी में वापसी के लिए भी कदम उठाए जाने की बात कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। उसमें कई तरह के वादे किए गए हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो 35A की बात की गई है, 370 की बात एक बार फिर से की गई है कि इसको हटाया जाएगा। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बात की गई है, दहशतगर्दी को लेकर बात की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इसी तरह के तमाम वादे 2014 में भी किए गए थे और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 3.5 साल पीडीपी
बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत भी बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम चीजों पर कुछ भी नहीं किया गया। अब ऐसे में सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि जब आप 5 साल इख्तिदार में रहे तब आपने इन तमाम चीजों को लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात फिर से की गई है। वही तमाम इश्यूज जिस पर बीजेपी हमेशा से सियासत करती रही है, एक बार फिर से उसने अपने संकल्प पत्र में इसको दोहराया है और जाहिर सी बात है कि अब इसको लेकर सवाल जरूर खड़े होंगे। ऐसे में कांग्रेस ने भी तंज किया है, कांग्रेस ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। और जम्मू कश्मीर के अलावा अगर दूसरी चीजों पर हम बात करें तो मंदिर पर बात की गई है, जम्मू कश्मीर में 35 से दफा 370 को लेकर बात की गई है, छोटे किसानों को पेंशन दिए जाने की बात कही गई है, छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन की बात कही गई है, राष्ट्रवाद जो मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी जो लगातार बीजेपी के सबसे ऊपर एजेंडे में रहता है, उसी की बात की गई है। इसके अलावा एक साथ चुनाव की बात भी कही गई है कि पूरे मुल्क में एक साथ चुनाव कराए जाएं, इसको लेकर बात कही गई है। इसके अलावा हम आपको बताएं तो गरीबों के लिए फिर से वही बात, सिलेंडर, पक्का मकान और इसके साथ ही उज्ज्वला जो योजना है उसको दोहराया गया है, आयुष्मान भारत की बात कही गई है। ये तमाम वो चीजें हैं जो बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र में रखी गई हैं। और इस पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ अमित रैना जी जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है रूट्स इन कश्मीर के, मेरे साथ जुड़ गए स्टूडियो से। अमित जी बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। मेरे साथ बीजेपी और पीडीपी से भी लीडर्स जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में। अमित जी, मैं इससे आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप देखें, क्योंकि आप कश्मीर से हैं और सवाल ये उठता है कि कश्मीर का मसला क्या सिर्फ 35 से 370, नेशनल सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, क्या सिर्फ यही है? क्योंकि इसके अलावा अगर कश्मीर को खास तरह से इसमें अगर देखें तो कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। देखिए, जो बीजेपी की नेशनल पॉलिसी डेवलपमेंट को लेकर है वही शायद कश्मीर को लेकर भी उनका व्यू पॉइंट रहा होगा। हालांकि 370 और 35 से उसको काफी हद तक रोकता है, मगर डेवलपमेंट की जहां तक बात है वो कश्मीर को स्पेसिफिक लेकर मिसिंग है। बट वो सारे स्टेट्स को लेकर मिसिंग है, कोई स्टेट स्पेसिफिक है नहीं। राष्ट्र की बात करी है उन्होंने। कश्मीर के जो मुद्दे अभी गर्म हैं वो है आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, 370 है, 35 है, अफसफा है, और उसको लेकर भाजपा ने बात करी है और कश्मीरी पंडित रिटर्न की भी बात करी है। अब जहां तक बात होती है 370 की, पार्टी 1953 में बनी है, तब से नारा है 370 हटाने का, 35 हटाने का, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा रहा है। और अभी तक भाजपा ने तकरीबन पिछले 30 साल में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार 12 साल रही है और इसको लेकर कोई ठोस प्रयास मुझे दिखा नहीं है। अब इस बार जो मैनिफेस्टो में लिखा गया है 370 और 35 को लेकर, क्या ये फिर से जुमला है या सही में सरकार कुछ करेगी, वो तो समय ही बताएगा। और बात रही कश्मीरी पंडितों के वापस जाने की, विस्थापितों के वापस जाने की, तो जब 2014 में सरकार आई थी, प्रणब मुखर्जी ने जब पहला पार्लियामेंट को संबोधित किया था, उस समय भी बात उठी थी 2014 में कि कश्मीरी पंडितों को हम वापस ले जाएंगे, मगर कुछ किया नहीं 5 साल में सरकार ने। और पिछले साल एक आरटीआई फाइल हुई थी कश्मीरी पंडितों के विस्थापितों को लेकर, जिसमें सरकार ने माना कि उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है उनके रिटर्न को लेकर। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कश्मीरी पंडित एक ऐसा मुद्दा जो बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा और इसके इर्द गिर्द उन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी की, लगातार ये कहा जाता रहा कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, हम उनको बसाएंगे, वो उनका घर है। लेकिन इन 5 सालों में देखें, और 3.5 साल वो जब उन्होंने पीडीपी के साथ अपनी हुकूमत जम्मू कश्मीर में कायम की, यानी कि आप एक तरफ सेंटर में हैं, आप पूरे पावर में हैं, मेजॉरिटी में हैं, आप स्टेट में भी थे 3.5 साल, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि एक रत्ती बराबर भी अगर कुछ आगे बढ़ा हो, ऐसा कहीं नहीं लगा। और कई कश्मीरी पंडितों से बात हुई, उनका ये कहना है कि एक तरह से ये छलावा साबित हुआ है। बिल्कुल छलावा ही साबित हुआ है, क्योंकि अगर आप प्रयास की बात करें, मैं कहता हूं कि आपका एंड रिजल्ट पे
कंट्रोल नहीं है, मगर आपका अपने प्रयास पे तो कंट्रोल है, आप अपना प्रयास तो करेंगे। और ये सरकार ने खुद माना एक आरटीआई के द्वारा कि उनके पास कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है। प्रयास तो तब होता अगर वो ब्लूप्रिंट होता कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे और बीच में बात हुई थी कि कॉलोनीज बनाएंगे कश्मीरी पंडितों को लेकर, उसको लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने काफी हंगामा किया। सरकार आपकी थी, मिली जुली सरकार थी, सेंटर में आप थे, स्टेट में आप थे, और इससे बढ़िया शायद मौका कभी ना मिलता जहां पे दोनों जगह आपकी हुकूमत है। और आप मैनिफेस्टो में आपने कमिट किया हुआ है, राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट में कमिट किया हुआ है, और उसके बाद भी कोई मूवमेंट नहीं हुई। अब 370 की बात ही ले लीजिए, 370 को आज भाजपा वाले कहते हैं कि सब जुडिस है केस सुप्रीम कोर्ट में है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कानून बदलने के लिए नहीं रोका है, उस पर कोई स्टे नहीं है। 35A को लेकर भी जो केस है, उसमें केस ये है कि 35A के 2 केस हैं। पहला केस ये है कि 35A का जो केस है कि ये जिस दिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको रद्द कर देना चाहिए। दूसरा केस है कि ये आर्टिकल 14 और बाकी प्रावधानों के भारत के संविधान को वायलेट करता है, इसलिए इसको रद्द कर देना चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी मना नहीं किया है कि आप इस कानून को वापस ले सके। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसको अगले चुनाव तक टालने की जरूरत क्या। आज भी आपकी सरकार है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात है, ये बिल्कुल वही राम मंदिर वाला ही किस्सा हो गया है कि हर चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दा होगा, लेकिन जब आप इख्तिदार में आएंगे तो वही मुद्दा कहां गायब हो जाता है और फिर चुनाव आते हैं और फिर से वो मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये चेन की तरह जो है ये पूरा मामला चल रहा है। 2 और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। अली मोहम्मद मीर साहब बीजेपी के लीडर मेरे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर स्टूडियो से, और नजमुल साकिब साहब हैं स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर स्टूडियो से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अली मोहम्मद साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, मुझे बताइए यही तमाम वादे तो आपने 2014 में भी किए थे और यही तमाम वादे फिर से दोहराए जा रहे हैं। मुझे बताइए फिर कि 5 साल आपने क्या किया, धोखा? हेलो जी, सुना? आ रही है आपकी आवाज, आ रही है? अली मोहम्मद साहब मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। कश्मीर हमने सिर्फ 3 साल हुकूमत की, 3.5 साल हमने यहाँ सिर्फ 3 साल हुकूमत की कश्मीर, जम्मू कश्मीर की घाटी में। 3 साल में जो हमने कर सका हमने उतना किया है, लेकिन केंद्र की ओर से हमने 5 साल केंद्र में सरकार की। 5 साल में जितने भी आज तक जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सिर्फ भाजपा की ओर से चल रहे हैं, भाजपा की ओर से चल रहे हैं। अगर पुराना भी कुछ चल रहा है, चाहे 4वे रूट हो, चाहे यहाँ के पुल हो, चाहे यहाँ के टल्ले, ये तो सिर्फ भाजपा की देन है। हमारे पास इतना ढूंढ पीने के इतना है। 3 साल हमने यहाँ सरकार की, 3 साल में जितना हमने कर सका हमने किया है। लेकिन जिन लोगों ने 40 साल 50 साल 60 साल सरकारी की, उनने क्या करके दिया? लेकिन उनके मैनिफेस्टो में अली मोहम्मद साहब कहीं पर भी ये नहीं था कि वो 35A और दफा 370 को हटाएंगे, कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाएंगे। ये तमाम वादे उनकी तरफ से नहीं थे, ये तमाम वादे बीजेपी की तरफ से थे। तो जवाब दे बीजेपी है। 370 5 साल से इशू नहीं है, 370 70 साल से इशू है, 35A 70 साल से इशू है, वो आज का इशू नहीं है। ये लोग आज इसमें राजनीति करें, ये नहीं, तो राजनीति तो आप कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं। अरे मोहम्मद साहब, जिस व्यक्ति ने वादा ही नहीं करा मैं उसको हटाऊंगा, उससे कैसे मैं सवाल पूछ सकता हूँ? वादा तो आपने किया। वो अंडर ट्रायल है, 370 या 35A वो नहीं, अंडर ट्रायल नहीं है केस के। आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, आप बिल्कुल हटा सकते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी नहीं रोका है उसको हटाने से। कोई नहीं बोल हटा सकते। आपको सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे बता दीजिए कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप उसको नहीं हटा सकते? बन गया, आप लोगों का इश्यू बन गया, बाकी कुछ नहीं है। आप लोगों ने इस 370 की धज्जियां उड़ाई,
35 की ध्वजा उड़ाई और कश्मीरी लोगों को मरवाए। इसी 370 और 35 से 2.25 लाख जो मरवाए आप लोगों ने, सिर्फ 370 और 35 तो किसने मरवाया? भाजपा ने। पेट भरेगा। मुद्दा तो भाजपा का है ये 370 और 35 है, और किसका मुद्दा है? क्योंकि पीडीपी का ये हो नहीं सकता, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हो नहीं सकता, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कभी ये शामिल नहीं था। सिर्फ आपने इसकी सियासत की, आपने इसकी सियासत की है, आपने इसकी सियासत की है। मेरे साथ नजम साकिब साहब भी जुड़े हुए हैं। नजम साकिब साहब, आप ये देखिए कि एक बार फिर से अगर हम देखते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो को, तो फिर से उन्होंने कहा है कि 35 से दफा 370 को वो हटाएंगे, फिर से उन्होंने दोहराया है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है, दहशतगर्दी को के खात्मे को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है, कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन और उनकी फिर से बसावट को उन्होंने फिर से अपने मैनिफेस्टो में रखा है। आप मुझे बताइए कि पीडीपी किस तरह से इसको देख रही है? मैडम, मैं 367 की बात करूं, मरे हुए आदमी को क्या मारेंगे? इन लोगों ने 370 अली मोहम्मद साहब, मैं आपके पास लौटूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी, मैं दूसरे मेहमानों को भी शामिल करने दीजिए। नेपाल के लोग काम कर रहे हैं, बिहार के लोग काम कर रहे हैं, 35 कहा रहा। मैं नजम साहब, जवाब आपसे ले रही हूं मैं। बिहार के लोग, नेपाल के लोग काम कर रहे हैं पिछले 25 साल से यहाँ। देखिए, सच बात तो ये है कि फरेब इन्होंने काफ़ी बेचा है मुल्क में। इन्होंने बात की थी 2014 के मैनिफेस्टो में कि 2 करोड़ रोज़गार मिलेगा, कि हिंदुस्तान एक नया एक कंट्री जो है इसकी नई न्यू इंडिया की एक तामीर करेंगे। बट सच बात यह है कि इन्होंने न्यू इंडिया की जगह एक नेकेड इंडिया कर दिया खड़ा, जहां पे आए दिन कौली। लेकिन उन तमाम वादों में तो आप भी फंसे ना नजम साकिब साहब, उन तमाम वादों में तो आप भी फंसे ना, क्योंकि हमने जमात इस्लामी को आप लोगों ने एक्टिव किया, आप लोगों ने किया, यहाँ के मिलिटेंट्स को बहुत बड़ा आप लोगों ने दिया, हमने क्या किया? इस उस मुल्क को उस कगारे पे खड़ा किया जहां पे सिर्फ नफरत पनपी। सच बात तो ये है कि इकोनॉमी इस मुल्क की तबाह है, जॉब से अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट। साकिब साहब, 3 कश्मीर के मुद्दे को लेकर बात करें, कश्मीर के मुद्दे को लेकर बात करें, उससे क्यों भाग रहे हैं आप? कश्मीर के मुद्दे को लेकर क्यों भाग रहे हैं? 30 साल से डिंडोरा पीट रहे हैं राम मंदिर का, 30 साल से डिंडोरा पीट रहे हैं, 30 साल से डिंडोरा पीट रहे हैं कि ये आप लोगों ने 3 बार सच बात ये है कि इन्होंने नेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया है। मास्टर मोहम्मद उसको आपने सलाह बनाया, बर्बादी तो इसीलिए यहाँ पे कब तक चलेगा? आज नजम साकिब साहब, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के हवाले से बात कर रही हूँ यहाँ पर। एजेंडा ऑफ अलायंस में लिख के हमें देते हैं कि 370 35 पे कोई कुछ नहीं करेंगे, और जम्मू कश्मीर की बर्बादी की, जम्मू कश्मीर के जवान को बर्बाद किया, इस्तेमाल करके मारा। ये दोगलेपन, लाइक टिश्यू पेपर आप लोगों ने इस्तेमाल किया, इंडिया एक रद्दी कागज की तरह। इन्होंने देख लिया है पूरा, और वो हिंदुस्तान की बाशऊर जो इलेक्टोरेट है उन्होंने देख लिया बीजेपी की हिपोक्रेसी क्या है। वो बहुत बाशऊर है, उन्होंने ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जब तक आप उनके साथ रहें तब तक कोई बात नहीं होती है, और जैसे ही आप उनके साथ लाइन से हट जाते हैं तमाम खामियां नजर आती हैं। जनता तो आपसे भी, आवाम तो आपसे भी सवाल पूछेगी ना आपके 3.5 साल का के लिए। उन्होंने आर्टिकल 370 और 3.5 साल का जवाब आपसे भी पूछा जाएगा। मेरे लिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक का वक्त हो गया मेरे लिए। लॉटरी छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है, और आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर जो उसने जारी किया है, और उसके बाद जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 35 से दफा 370 इन तमाम चीजों को फिर से दोहराया गया है कि अगर हम इख्तिदार में आए तो इसको हटाएंगे। उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों की भी बात की गई है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बात की गई है, दहशतगर्दी को लेकर बात की गई है, उसके खात्मे को लेकर, और इन तमाम चीजों को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। मुझे बताइए, आज जिन तमाम चीजों को या जो तमाम इल्जामात आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, मुझे बताइए, आप तो 3.5 साल उनके साथ मौजूद थे, यही तमाम सवाल आपने तब क्यों नहीं उठाए? देखिए, आपकी बात जो है बिल्कुल जायज़ है, और मैं आपको फिर से ये कह रहा हूं
जब बीजेपी हमारे साथ अलायंस में आई तो एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने हमें दस्तखत दिए कि आर्टिकल 370 और 35 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट गिरती है, उसके 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो बोलते हैं कि हम 370 को हटाएंगे, 35 को हटाएंगे। मसला इनका सिर्फ ये है कि इनको पावर चाहिए, इनको पावर की भूख है, उसके लिए इनको जो भी हरबे इस्तेमाल करने हैं वो करेंगे। आज तक उन्होंने कश्मीरी पंडितों का मसला उजागर किया, कभी उनका क्या किया, उनकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के लिए कुछ कभी नहीं हुआ। आज तक कश्मीरी पंडितों को जितनी भी रिहैबिलिटेशन हुई वो हम लोगों ने की। क्या करिए हमारी पिछली भी उस टाइम भी हमने भी। नजमुल साकिब झूठ मत बोलिए, आपने क्या करा की थी उनको, क्या करा आपने? आपने तो जमीन देने से मना कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने जमीन देने से मना कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने हिंदुस्तान को धमकी दी। आपको मुफ्ती साहब की जब गवर्नमेंट थी, मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट थी तभी बेघर हुए थे। शेखपुरा में बना मुफ्ती साहब की जब गवर्नमेंट थी तभी बेघर हुए थे। देखिए अनिल जी, आपको अगर शेखपुरा के हिस्ट्री और आजाद, डोंट डू इट ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म। आजाद, डोंट टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस वर्क। आपको अपनी लड़ाइयां हो सकती है, डोंट टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस वर्क। बताएंगे डोंट लाई। झूठ मेरे सामने तो झूठ ना बोलिए। अरे कितना गिरोगे यार, कितना झूठ बोलोगे हमारे मुल्क में? कितना तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान है, उसके लिए कभी आपको बात नहीं करनी है। कश्मीर नहीं है, हिंदुस्तान है। 370 भी हटेगा, 35 भी हटेगा और कश्मीर में जो नफरत की आग आप नफरत की आग आपने बनाई है। आपने गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जब 5 रंगों का घर छोड़ना पड़ा तब शर्म नहीं आई? तब शर्म नहीं आई? जब अपनी बेटे के लिए आतंकवादियों को छोड़ा तब शर्म नहीं आई? जब अपनी बेटे के लिए आतंकवादियों को छोड़ा तब शर्म नहीं आई? जब हिंदुओं को मारा गया तब शर्म नहीं आई? अरे कितने गिरोगे और हिंदुस्तान को धमकी देते हो? हिंदुस्तान को धमकी देते हो। 35 से भी हटेगा, 370 भी हटेगा। 35% कश्मीरी पंडित ने फाइल करी है, हम ही हटाएंगे इसको। हमेशा आपने साजिशें की। आपने कौन? ये रेशनल कमेटी अपने पास बंद रखी है, अपनी मानसिकता मत दिखाइए। हमने पाकिस्तान की जबान यहाँ मत बोलिए, पाकिस्तानी जबान मत बोलिए यहाँ पे। आप कौन है? आपका मतलब क्या है? आपका मतलब क्या है आपसे? हिंदुओं को गाली देते हो, पंडितों को गाली देते हो। चलिए एक मिनट, बेशरम आदमी। अमित तुम्हारी महबूबा की सरकार इलेक्शन में आ रही है, लिखवा के ले दो मुझसे। नजमुल साकिब साहब देखिए, कश्मीरी लोग, कश्मीर में रहने वाले लोग लात मारेंगे। गलत बातें देखिए, इस तरह की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से होनी है उस तरह से होगी। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके हिसाब से तमाम चीजें मुल्क में चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट है जिसको हर चीज का फैसला करना है और वो सबसे ऊपर है। देखेंगे आगे आने वाले वक्त में। एक बात कहना चाहूंगा, यही मानसिकता है। आप लोगों ने साजिश करी। आप लोग कौन थे? कश्मीरी पंडितों को ये इल्जाम लगाते हैं और यही साजिश, यही सोच है कि आज कश्मीरी पंडित 30 साल से विस्थापित है। एक प्रयास नहीं किया इनकी सरकार ने। लेकिन आप अमित रैना साहब, आप ये भी तो देखें ना कि इन तमाम चीज की, तो आप 370 के खिलाफ क्यों? बिल्कुल नहीं, आपसे थोड़ी ना पूछूंगा। पाकिस्तान की, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान के हक में जो होगा वही करूंगा, पाकिस्तान के हक के हिसाब से नहीं करूंगा। समझ गए आप नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है। आप नहीं मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है। समझ गए आप नहीं बताएंगे मुझे। एक हिंदुस्तानी को आप नहीं बताएंगे उसे क्या करना है। आप रावलपिंडी से फोन करिए, बोलिए कश्मीरी पंडित नहीं मानते 370 को लेकर। जमाते इस्लामी नहीं फॉलो करता मैं। भारत का नागरिक हूँ, भारत का संविधान फॉलो करूंगा। नजमुल साकिब साहब मुझे ही बताइए, समझ गए ये नफरत की आंधी कहीं और रखिए। वो दिन चले गए जब आपसे डरते थे हम, वो दिन चले गए। समझ गए? अमित राणा साहब एक मिनट देखिए, इस तरह की बातें नेशनल टेलीविजन पर, इस तरह की भड़काऊ बातें नेशनल टेलीविजन पर करना मुनासिब नहीं है। हम बहुत मुहज़्ज़ब तरीके से यहाँ पर बहस करना चाहते हैं और कभी भी हमारा ये मकसद नहीं है कि इस तरह से किसी भी तरह से नफरत जो है वो फैलाई जाए किसी भी तरीके से लेकर। नजमुल साकिब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे एक सीधा जवाब आप ये दीजिए कि कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उन्हें बसाने के लिए आपकी हुकूमत ने क्या किया? क्योंकि अगर हम बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की, तो वो कश्मीरी पंडितों को लेकर कहती हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उन भाइयों को उन्हीं के घर में वापस लाने के लिए क्या किया गया आपकी तरफ से?
देखिए, जो पिछली भी गवर्नमेंट थी हमारी, उस टाइम भी 2003 ऑनवर्ड्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज हो रिहैबिलिटेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, या ट्रांजिट हाउसेज जो हमने काजीगुंड में है, जो शेखपुरा में है, या जो हमारे जो मटन साइड में है, जहाँ पे भी हमने जो हो बन सका उस टाइम भी, आज भी हमने बहुत कोशिशें की थी, बट उसमें एक बीजेपी का एक स्किव्ड अंदाज था। वो चाहते थे कि हम कश्मीरी पंडितों को कॉलोनी में बसाया जाए, तो इट डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ री इंटीग्रेशन एंड रिहैबिलिटेशन विद इन सोसाइटी में रह सकता है, रोहिंग्या के लिए अलग सेटलमेंट बन सकती है, कश्मीरी पंडित के लिए अलग सेटलमेंट नहीं बनेगी। ये एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कश्मीरी पंडित। अरे ये तो मान सकता है, ये किसी से में नहीं जाने वाली है, और इसी तरह से इस पर सियासत होती रहेगी, सालों से होती रही है, और आगे भी इसी तरह की सियासत होती रहेगी। I will decide how I will live in Kashmir. Okay. PDP will not decide. I'm sorry. I do not have enough time now. बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा होने के लिए। तो संकल्प पत्र के में जो वादे को दोहराया गया, उसके बाद ये सियासत जो है और ज्यादा गर्मा गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के इंतखाबी मंशूर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये आरएसएस का गेम प्लान है। आरएसएस इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वो हमारे हुकूक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में 370 और 35 को खत्म करने की बात कर रही है। ये ख्वाब उनका कभी पूरा नहीं होगा। एनएच पर लोगों की आमदरफ्त बैन करने पर उन्होंने कहा कि फौज की 45 गाड़ियों के लिए उन्होंने पूरा हाईवे बंद कर दिया। ये हकीकत में सत्यपाल मलिक का नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत का फैसला है। 35 पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये आइन का हिस्सा है और कोई इसे बदल नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो हम खामोश नहीं रहेंगे बल्कि जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम सब जानती है, इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। तुम समझते हो कि 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे? वजीर आजम, आज जब तुम इलेक्शन में रैली करते हो, वहां तो कभी मोहब्बत की बात करो इस रियासत के लिए। हाँ, हम अक्सरियत मुसलमानों की है, इसमें कोई शक नहीं है, तुम इसको बदला नहीं सकोगे। करो तुम कोशिश। ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 वो कहते हो खत्म करो। अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इनसे आजाद हो जाएंगे। बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में कश्मीरी पंडितों की वादी में वापसी का वादा किया है, जिस पर कश्मीरी पंडितों ने रद्द अमल का इजहार करते हुए इसका खैर मकदम किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने बीजेपी क़यादत से पुरअमन माहौल बनाने की बात कही, जिससे घर वापसी में रुकावट ना हो और तमाम कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में भी लिया जाए ताकि कश्मीरी पंडितों की बावकार वापसी हो सके। जुमला पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसकी जो पराकाष्ठा का इतिहास है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया और जनता के साथ जो वायदे किए, उन वायदों का मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ। और जब यहाँ तक 370 और 35A की बात है तो कांग्रेस का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम 370 और 35A के साथ हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी 370 को हटाने की बात करती थी, आज वो 370 हटाने की कोशिश करने की बात करती है अपने मैनिफेस्टो में। इन्होंने आज मैं देख रहा था टेलीविजन पे कहा कि हम 370 और 35A को हटाने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने किसानों के लिए भी बड़े बड़े वादे किए, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को उनका हक दिलाएंगे। ऐसे काफ़ी नारे जो पहले देते आए हैं, उसी किस्म के नारे फिर से इन्होंने दिए हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जनता अब इनके खोखले वादों से बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। 70 सालों से इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया है। अगर आप देखें तो इन्होंने 2014 में भी यही नारे लगाए और जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने सभी नारों से जो है अपना पलटी मार ली।
बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखकर लगता है कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो मुल्क के हर तबके का ख्याल रख सकती है। लोगों का ये कहना है कि धारा 370-35 से राम मंदिर, रिफ्यूजियों की बात, कश्मीरी पंडितों की वापसी, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं 2014 के मैनिफेस्टो में थे। आप इसको अब कैसे देखते हो? क्या ये मदद करेगा बीजेपी को जम्मू कश्मीर में? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों पर बहुत सीरियस रही है। इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हमने दिया। कविंदर जी, कहीं ना कहीं जो ये इलेक्शन है 2019 का, ये खासकर 35A, धारा 370 या आफ्सपा पे आके ही टिक गया है, राष्ट्रवाद पे आके टिक गया है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो या बीजेपी का मैनिफेस्टो हो, तमाम विकास की बातें की गई हैं, लेकिन आज चर्चा केवल इन्हीं कुछ 2-3 मुद्दों की है? देखो, जहाँ तक विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर वोट लेगी, राष्ट्रवाद के आधार पर वोट लेगी। हम इस धरती को अपनी माँ मानते हैं और कोई भी इस प्रकार के जो तत्व हैं जो खराबी कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज जीरो टॉलरेंस का एक संकल्प लेकर के कश्मीर में अलगाववाद, उग्रवाद को ख़त्म किया जा रहा है, ये आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो सत्ता में रह सकती थी, लेकिन इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता छोड़ी थी। हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं और जब भी केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आएगी तो हम इस धारा 35A को और 370 को ख़त्म करेंगे। कविंद्र गुप्ता जी का कहना है कि बीजेपी ने देश में पिछले 5 सालों में विकास के कई काम किए हैं और वो तमाम राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों के ऊपर इलेक्शन में उतरी है और उन्हें उम्मीद है कि जनता का उन्हें साथ मिलेगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। अलहदगी पसंद लीडर मीरवाइज उमर फारूक से टेरर फंडिंग मामले में एनआईए के ऑफिसर्स पूछताछ कर रहे हैं। अलहदगी पसंद लीडर मीरवाइज उमर फारूक को हाल ही में तीसरी बार समन भेजा गया था, जिसमें उन्हें यकीन दिलाया गया था कि एनआईए उनकी हिफाजत का पूरा ख्याल रखेगी। इसके बाद आज वो जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। भदरवा में इंतखाबी रैली को खिताब करने पहुंचे मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि रियासत में लंबे वक्त तक राज करने वाली पार्टियों ने यहां के लोगों की फिक्र नहीं की। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि 35A को लेकर झूठ फैलाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने 35A को लेकर कहा कि जिस तरह रियासत के लीडर इस पर बयानबाजी कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए यहां से 35A का हटना जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। जीरो टॉलरेंस की, हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह मैसेज जहां जाना चाहिए वहां मैसेज ये चला गया है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बहनों भाइयों, यदि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को यदि हम आगे ले जाना चाहते हैं, भारत को यदि डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते हैं, तो जब तक जम्मू कश्मीर सिक्योर नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा और देश सुरक्षित नहीं होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होगी, तब तक न तो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हो सकता है न पूरे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के हब्बा कदल में इंतखाबी रैली से खिताब किया, जिसमें उन्होंने पार्टी का इंतखाबी मंशूर आवाम के सामने पेश किया और उनसे वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने पीडीपी और बीजेपी पर कश्मीरी लोगों के साथ नाइंसाफी बरतने का इल्जाम भी लगाया। जम्मू में बीजेपी की जानिब से रैलियों का दौर जोरों से चल रहा है। बीजेपी जम्मू पुंछ हलके के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है और रविंद्र रैना जोरों से बीजेपी के लिए तशहीर कर रहे हैं और हर मोहल्ले में जाकर वोट मांग रहे हैं। रैली में रविंद्र रैना ने कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी पर जोरदार हमला किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुल्क को और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। वहीं फारूक अब्दुल्ला के मुतनाज़ बयान पर जवाबी हमला बोलते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती हों या फिर मुल्क के गद्दार हों, जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं ये सब तिहाड़ के अंदर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी,
ये कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ये देश के गद्दार हैं, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। इन सब का सफाया करेंगे हम। उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या जितने भी गद्दार हों, लगता है कि तिहाड़ जेल की सलाखें इनका इंतजार कर रही हैं। आतंकवादियों का हम सफाया करेंगे। देश का जवान जो एक शहीद हुआ है, जो घर में छुट्टी के लिए आए थे बारामूला में, कायर पाकिस्तानियों ने छिपकर जो बिना हथियार के थे उनके ऊपर हमला किया, वो शहीद हो गए। इन गद्दार पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारेंगे, किसी को बख्शने वाले नहीं हैं हम। उधमपुर लोकसभा हलके से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने डोडा जिले असर इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने इंतखाबी कैंपेन की और लोगों से अपने लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो हर मकतबे फिक्र के लोगों को मुत्तहिद कर सकती है और उनको तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। श्रीनगर के नौगांव में मुश्तबा मिलिटेंट ने सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस ने इस ग्रेनेड हमले की तस्दीक की कि उन्होंने कहा कि श्रीनगर के मुजाफात में वाक़े गुलशन नगर में सीआरपीएफ को निशाना बनाने की कोशिश थी, लेकिन ग्रेनेड फटा नहीं। इस वजह से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर उसे नकारा बनाया। आपने रजिया सुल्तान का नाम तो सुना ही होगा। चलिए हम आपको मिलवाते हैं रजिया सुल्तान से, जो श्रीनगर में बच्चों को तलवारबाजी सिखा रही हैं। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली रजिया सुल्तान की नहीं, हम बात कर रहे हैं श्रीनगर में बच्चों को तलवारबाजी के फन सिखा रही रजिया सुल्तान की। मुल्क भर में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तरह तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। कई खवातीन आगे आई हैं और अपनी मेहनत, लगन और सलाहियत के दम पर मुल्क के लिए खिदमत पेश कर रही हैं। जहां तक रियासत की बात है, रियासत की बेटियों ने भी बैनुल अक़वामी सतह पर अपना परचम लहराया है। इन्हीं में से एक नाम है रजिया सुल्तान का। जो ही उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पे हमारे कोच साहब है छोटूलाल सर करके कोच, तो उन्होंने मेरा नाम सुना तो वो हंस पड़े, कहते कि तुम्हारा तो नाम भी रजिया सुल्तान है, तो मुझे लगता तुम तो उसी के लिए बनी हो कि आप खेल लो फेंसिंग, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप 2-3 दिन देख लो। जो ही मैंने कंटिन्यू उनका देखा कि कैसे खेलते हैं, उसकी यूनिफॉर्म एक ऐसी होती है ना, मतलब स्मार्ट लगा के ही इंसान को स्मार्ट लगता है, उसमें एक प्लेयर लगता है, एक प्लेयर की फीलिंग्स आती है। पंजाब से तलवारबाजी सीखने वाली रजिया सुल्तान तलवारबाजी में कौमी सतह पर गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से फेंसिंग स्पोर्ट्स कोच के तौर पर उनकी तकर्रूरी की गई है। अब वो बच्चों को तलवारबाजी सिखाती हैं और साथ ही इस खेल को प्रमोट भी करती हैं। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि शायद ये मेरा, मैं कहूँगी इनहेरेंट ही है, क्योंकि मेरे पापा भी जो है वो स्पोर्ट्स प्लेयर थे, फुटबॉल प्लेयर थे वो, और वेट लिफ्टिंग में भी उन्होंने 14-15 इयर्स वो किया है, तो वो खुद चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स के साथ हम रहे। मेरा ब्रदर भी फुटबॉल प्लेयर है। रजिया बताती हैं कि उनके घर में शुरू से ही खेलकूद का माहौल रहा। उनके वालिद खुद एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और वेट लिफ्टर रहे। वो चाहते थे कि रजिया और उनके भाई भी खेल की दुनिया में अपना और रियासत का नाम रोशन करें। रजिया काफी हद तक इसमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में जाऊं और इनको वहाँ पे फेंसिंग को प्रमोट करूं। मैंने कुछ स्कूल्स चुने हुए, इस बार भी मैंने ऐसा एक लिस्ट बनाया स्कूल्स का कि कहाँ कहाँ मुझे ये स्टार्ट करनी है। इसमें अब मेरे जो सीनियर बच्चे हैं वो थोड़ा उनसे मैं हेल्प लेती हूँ, उनको कहीं भेजती हूँ, और स्पेशली मैं पहले खुद ही जाती हूँ ताकि मैं वहाँ उनको बच्चों को ट्रेन करूँ और फिर दूसरे बच्चे को सीनियर को भेजूँ कि आप इनको थोड़ा कराओ, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ तो थोड़ा बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ रही है इस टाइम गेम को स्टार्ट करने में। वादी कश्मीर में खेलकूद को लेकर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड खिलाड़ी उभर कर सामने आने लगे हैं। फिर चाहे क्रिकेट हो या फेंसिंग, नौजवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
वुमेन एम्पावरमेंट की सिमत में भी रजिया और उनके जैसी लड़कियों की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू में महकमा पीएचई के डेली वेजर्स ने पेंडिंग सैलरी की मांग को लेकर अपनी फैमिली के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस दौरान डेली वेजर्स ने कहा कि वो पिछले काफी वक्त से अपनी जायज मांगों को लेकर मुजाहिरा कर रहे हैं और कई बार उन्हें उनकी मांग पूरी करने का यकीन दहानी कराई गई, जिसे देखते हुए उन्होंने अपने मुजाहिरे को रोक भी दिया, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। यही वजह है कि आज भी उन्हें एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनका कहना था कि उनकी तकरीबन 45 महीने की तनख्वाह महकमे के पास बाकी है और वो लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं और साथ ही साथ उनके बच्चों की पढ़ाई इससे छूटने की कगार पर पहुंच गई है। जम्मू यूनिवर्सिटी में कॉग्निटिव स्किल्स डिजाइन एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप का इनेकाद इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल की तरफ से किया गया। इस मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। वर्कशॉप में नीति आयोग, IIT नई दिल्ली और देहरादून से आए मुकर्रिरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। वहीं मुल्क भर से आए स्कॉलर्स का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से जहां नौजवान तबके को रोशन मुस्तकबिल बनाने में मदद मिलती है, तो इस प्रोग्राम में काफी तादाद में तलबा ने शिरकत की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।